नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान जीके के जिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे वो है आनुवांशिकता और जैव विकास अर्थात हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10 का बायोलॉजी का चैप्टर है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशागति के लक्षणों के अध्ययन से संबंधित है। तो वंशागति के लक्षणों से संबंधित शाखा कौन सी है? वो है आनुवांशिकी। क्या है? आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है मेंडल को। जॉन ग्रेगर मेंडल जो वैज्ञानिक हुए थे उन्हें कहा जाता है आनुवांशिकता का जनक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन छांटिए। सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी है, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव किया क्योंकि उसका जीवन चक्र शीघ्र पूरा हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया इन्होंने क्योंकि इसका जीवन चक्र लगभग 3 महीने के आसपास होता है। तो इसका जीवन चक्र जल्दी पूरा हो जाता है, जिससे इनके प्रयोग जल्दी जल्दी हो गए। ऑप्शन सी है, बीज के रंग हेतु पीला रंग प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ देखिए, ये हरे और पीले दो टाइप के बीज के रंग थे। जब इनका क्रॉस किया गया तो यहाँ देखिए आप, पीले कलर का जो बीज है वो ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ, यानी कि 556 बीज में से, और टोटल देखोगे गोल और झुर्रीदार यदि दोनों देखोगे पीले, तो दोनों कितने थे? 315 प्लस 101, 416। तो जो येलो कलर के थे, पीले कलर के, वो क्या थे? ज्यादा प्रभावी थे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह है। मेंडल ने वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए कौन से जीवधारी का प्रयोग किया था? मटर का। मटर मतलब पीज का। अब वो कौन सी पीज थी ये देखना है आपको। स्नैपड्रैगन तो था नहीं, तो पीज में से था गार्डन पी। कौन सा? गार्डन पी। ये देखिए, ये मटर थे और मटर के पौधों में उन्होंने संकरण किया और उससे अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। नेक्स्ट है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई होती है जीन। क्या होती है? जीन। ऑप्शन बी। ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? ग्रेगर मेंडल जो थे वो किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? अब पहले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, आनुवांशिकता का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ आनुवांशिकता के नियम। फेनोटाइप है। फेनोटाइप, तो फेनोटाइप होता है जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, उन लक्षणों को क्या कहते हैं? फेनोटाइप। दूसरा होता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप के जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से ग्रेगर मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता के 3 महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 नियम कौन कौन से थे? ये थे पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और प्रभावितता अप्रभावितता का नियम। पृथक्करण का नियम क्या था? पृथक्करण के नियम में उन्होंने जब क्रॉस करवाया था अलग अलग लक्षण जो थे पेड़ों के, उनमें जब क्रॉस करवाया था तो दूसरी पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में क्या हुए? उनके लक्षण जो थे वो पृथक हो गए थे। तो ये कहा जाता है पृथक्करण का नियम। एक होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब जो लक्षण थे वो वंशागति में आगे चले जाते हैं, ये कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और लास्ट में बचता है अप्रभावितता प्रभावितता का नियम। तो प्रभावितता अप्रभावितता का जो नियम है, ये आपने देखा होगा, 2 अलग अलग यानी विरोधी लक्षण जो होते हैं जो माता पिता के,
या ये कह लो कि शुरुआती जो लिए 2 पौधे, उनके जो विरोधी लक्षण हैं उनमें क्रॉस करवाया, तो एक प्रभावी लक्षण होता है और एक क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। अगली पीढ़ी में सिर्फ एक लक्षण दिखाई देता है और उसे कहा जाता है प्रभावी लक्षण। तो ये नियम का क्या कहा जाता है, प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, क्योंकि एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है। जीन्स बने होते हैं, जीन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो जीन बने होते हैं डीएनए के। किसके, डीएनए के। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, ये ले जाए जाते हैं गुणसूत्रों के द्वारा। और गुणसूत्र क्या कहे जाते हैं, क्रोमोसोम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रोमोसोम के द्वारा। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये थे बारबरा मैक्लिंटॉक। कौन थे, बारबरा मैक्लिंटॉक। ऑप्शन सी। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता, डीएनए में वो यौगिक जो उपलब्ध भी है लेकिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता। तो देखिए, एडेनिन, गुआनिन और सिस्टोसिन, ये तीनों तो अमीनो अम्ल बनाते हैं, लेकिन टायरोसिन जो है वो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। निम्नलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति को अपने कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो ये नीचे जो व्यवसाय है, इनमें जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, उनमें से कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसमें काम कर रहा हुआ जो व्यक्ति होता है उसके जो डीएनए होता है उसमें स्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो ये होता है एक्सरे तकनीकी पर काम करने वाले को। किस पर, एक्सरे तकनीकी पर काम करने वाले को। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है या आपका एक्सरे होता है, तो एक्सरे रूम के बाहर लिखा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है वो इसमें प्रवेश ना करें, क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं वो इम्पैक्ट डाल सकती हैं किस पे, डीएनए पे। तो बच्चे को प्रभावित कर सकती है, जो पेट में पल रहा बच्चा है उसे प्रभावित कर सकती है। इसलिए एक्सरे रूम में प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उनको इजाजत नहीं दी जाती है घुसने की। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया था वेटसन के द्वारा। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो जेनेटिक्स शब्द है ये किसने गढ़ा, आनुवांशिकी शब्द किसने गढ़ा, ये गढ़ा था वेटसन ने। किसने, वेटसन। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र अर्थात ये क्रोमोसोम शब्द है, ये किसने प्रदान किया, ये प्रदान किया था वाल्डेयर। किसने, वाल्डेयर ने। आनुवांशिकी यूनिट यानी जीन होते हैं, जो आनुवांशिकी यूनिट है, आनुवांशिकी यूनिट क्या होती है, जीन होती है। कहाँ होते हैं, ये होते हैं गुणसूत्रों में। कहाँ, गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में अर्थात गुणसूत्रों में। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आता है। और ये कौन थे, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। तो आंसर हो जाएगा खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जिसमें 2 इस टाइप से लिपटी हुई रहती हैं श्रृंखला, देखिए ये किसने दिया था, ये दिया था वाटसन व क्रिक ने। किसने, वाटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जो पेरेंट होते हैं उनके मान लीजिए कि 5 संतान हैं, लेकिन वो एक समान नहीं होती। ये विभिन्नताएं क्यों आती हैं, ये आती हैं आनुवांशिक विभिन्नता के कारण, और दूसरा है वातावरण की विभिन्नता के कारण। दोनों फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से, आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण में विभिन्नता। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्या कहा है, द्विगुणित यानी कि 2 इंटू गुणसूत्र। ठीक है, 2 गुणा गुणसूत्र। अर्थात आपने देखा है जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। अब 2 से गुणा करेंगे गुणसूत्र तो कितने होंगे, जैसे 2
इंटू गुणसूत्र इक्वल टू 46 आना चाहिए, अर्थात द्विगुणित क्रोमोसोम कितने होंगे 23। कितने 23 को 2 से गुणा कर दो, द्विगुणित हो जाएंगे और कितने आ जाएंगे 46। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? कौन सा गुणसूत्र संयोजन, यानी गुणसूत्र जैसे XX संयोजन मतलब जोड़ा। तो देखिए 2 टाइप के जोड़े होते हैं पुरुष और स्त्री में, XX और XY। XX इसका मतलब लड़की पैदा होगी और XY इसका मतलब लड़का पैदा होगा। Y कहाँ से आता है? पिता से। जो मेल है यानी पुरुष है उससे ये Y गुणसूत्र प्राप्त होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर X और Y। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितनी 46, 23 जोड़े कह लीजिए या 46। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो ये होता है पिता के द्वारा। मनुष्य में कौन क्रोमोसोम के मिलने से नर शिशु का जन्म होगा? तो क्रोमोसोम मतलब कौन से गुणसूत्र मिलने से नर शिशु का जन्म होगा, यानी लड़के का जन्म होगा? तो वो होगा स्त्री का X और पुरुष का Y मिलने से। ठीक है, फीमेल से आता है X गुणसूत्र और मेल से Y, तब क्या होगा नर शिशु का जन्म होगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सबसे पहले समझाया था लैमार्क ने। किसने? लैमार्क ने। नेक्स्ट है लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन। क्या सिद्धांत था? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे डार्विन। कौन थे? डार्विन। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जन्मदाता है ह्यूगो डी ब्रिज। कौन थे? ह्यूगो डी ब्रिज। डी ब्रिज, ऑप्शन सी। समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग कौन से होते हैं? तो समरूप अंग होते हैं कार्य में जो समान होते हैं वो होते हैं समरूप। आप कहीं सोच लो, समरूप मतलब एक रूप जैसे। ठीक है, संरचना में समान समझ लो आप, वो नहीं होता है। तो समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरे होते हैं समजात अंग। तो ये समजात अंग क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अभी समरूप अंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, जैसे ये चमगादड़ और पक्षी, ये दोनों के पंख हैं। ये कैसे हैं? ये एक समान इनका कार्य है, तो ये क्या कहे जाते हैं? समरूप। देखिए संरचना में समान नहीं है लेकिन कार्य में समान है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? समरूप। समजात अंग होते हैं। समजात अंग कौन से होते हैं? तो जो रचना में समान होते हैं वो कहे जाते हैं समजात अंग। जो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, मेंढक, छिपकली, पक्षी, मानव, ये क्या है? ये सभी समजात अंग हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? हमने पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो किसका था? डार्विन का। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग कौन से होते हैं? जो काम नहीं आते। ठीक है, तो इनमें से नेक्टेटिंग पर्दा, कान की मांसपेशियां और वर्मी फार्म अपेंडिक्स, ये क्या होते हैं? मनुष्य के अवशेषी अंग होते हैं। तो बचा कौन सा? सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषी अंग नहीं है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनके मूल संरचना एवं भ्रूणीय संरचना में समानता रहती है, कहलाते हैं। तो जो मूल संरचना में समान है वो क्या कहलाते हैं? संरचना में समान जो होते हैं वो अंग कहे जाते हैं समजात अंग। कौन से? समजात अंग। और समरूप अंग मैंने बताया था क्या रहते हैं? समरूप जो कार्य में समान हो।
जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? तो कौन सी गैस थी जो जीवन की उत्पत्ति के समय स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। कारण क्या है? यह अत्यंत क्रियाशील गैस है। ये क्या करती है? अत्यंत क्रियाशील गैस है, तो ये क्या करती है? दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर यौगिक बना लेती है, अर्थात कंपाउंड उनका निर्माण कर लेती है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो जैव विकास के संदर्भ में जो सांप के अंग जो थे वो लुप्त हो गए थे, तो उनको कैसे स्पष्ट किया जा सकता है? आंसर ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जैसे आपने देखा जिराफ जो था उसकी गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे पेड़ बड़े होते गए वैसे वैसे उसकी गर्दन का उपयोग बढ़ता गया, क्योंकि उसको गर्दन को ऊपर उठाना पड़ता था। तो धीरे धीरे जिराफ की जो गर्दन है वो कैसी होती गई? लंबी होती गई। ये कहा जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। वंशागति से विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, तो काफी आसान है। आंसर है बंदर। मनुष्य में अवशेषी अंग है। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा होता है? कर्णपल्लव होता है, और हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो भी मनुष्य का अवशेषी अंग होता है। प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो प्रयोग और अनुप्रयोग का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये प्रतिपादित किया गया था लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग सहलग्नी रोग है? तो कौन सा रोग एक लिंग सहलग्न रोग है? ये होता है वर्णांधता। कौन सा? वर्णांधता। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण ये होता है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। किसकी? एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। जो एक्स गुणसूत्र होते हैं अर्थात फीमेल से इनकी वंशागति होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो जो ब्लड होता है वो आपका पतला हो जाता है और आपके ब्लड का थक्का नहीं जमता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है प्रोटोनोपिया के रूप में या ड्यूटेरानोपिया के रूप में। तो आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त दोनों के रूप में, ऑप्शन सी, प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानोपिया। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्णांध पुरुष है, उसका विवाह यदि दूसरे वर्णांध पुरुष की पुत्री से, लड़की से हो जाए तो उनकी जो संतान है उनमें क्या होगा? तो उनमें आधे पुत्र जो होंगे वो वर्णांध ही होंगे। ध्यान रखना है आपको, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो पुत्री थी ना वर्णांध पुरुष की, तो उसके एक्स गुणसूत्रों के द्वारा अगली पीढ़ी में वो गुण आ जाएंगे। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा? ये होती है, तो कोई बच्चा किसका पुत्र है अर्थात उसके पिता की पहचान कैसे की जाएगी? कौन सी तकनीकी अपनाई जाएगी? ये होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। यदि कोई वर्णांध व्यक्ति है तो उसको लाल रंग कैसे दिखाई देगा? हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो आपको बताया था मैंने, यदि कोई वर्णांध पुरुष है वो एक सामान्य महिला से विवाह करेगा तो जो उसकी पुत्रियां हैं उनके पुत्रों में उनके लक्षण जरूर आएंगे। उनकी जो पुत्री है उनके पुत्रों में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो जो रोग दिए हुए हैं उनमें से आनुवांशिक रोग कौन सा है? तो देखिए, कैंसर, पेचिस, ट्यूबरकुलोसिस,
ये रोग तो अनुवांशिक होते नहीं है। तो हीमोफीलिया जो होता है वो क्या होता है, अनुवांशिक रोग होता है। गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं, तो गुणसूत्र बना होता है डीएनए और किसका, प्रोटीन का, डीएनए और प्रोटीन का। तो गुणसूत्र में क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण किसके द्वारा होता है, ये होता है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, गुणसूत्रों में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। तो आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्परिवर्तन। तो ये थे अनुवांशिकता और जैव विकास से रिलेटेड एमसीक्यूज। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।